नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी, घोड़े खच्चरों में अजीब बीमारी से भी मचा हड़कंप। देखो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 पशुओं की अब तक मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक भी लगाई गई है। केंद्र और हरियाणा की टीम केदारनाथ पहुंच रही है। दोनों टीमें संदिग्ध मौतों की जांच भी करेंगी। 16,000 घोड़े खच्चरों की यात्रा से पहले की गई थी जांच। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर घोड़े खच्चरों की मौत का यह मामला है और 24 घंटे की रोक भी लगा दी गई है। ऐसे में केंद्र और हरियाणा की टीम केदारनाथ पहुंच रही हैं, जो कि ये जांच पड़ताल भी करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर कैसे इन घोड़े खच्चरों की मौत भी हुई और अब टीम कब तक पहुंच रही है, किस तरह की जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है? हाँ देखिए विशाल, केदारनाथ मार्ग पर 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत होने के बाद जिस तरह से हड़कंप मचा है, उसके बाद जो है सचिव पशुपालन ने इसके संचालन पर 24 घंटे की रोक लगाई है। और केंद्र सरकार और हरियाणा से आज जो टीमें हैं वो केदारनाथ पहुंचेंगी और वहां पर जांच शुरू करेंगी। हाँ देखिए, जो तीर्थ यात्री को ले जाने और लाने का काम घोड़े खच्चर करते हैं, उनकी मौत के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। और उसमें जो है जिस तरह देखा जाए कि रविवार को 8, सोमवार को 6 घोड़े खच्चर हुई, तो उसके बाद हड़कंप मचा, जिसके बाद जो है ये सरकार को फैसला लेना पड़ा कि 24 घंटे तक इस केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगानी पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ घोड़े खच्चरों में ये बीमारी ना फैले, उसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि जब टीम पहुंचेगी वहां पर जो है इसकी जांच होगी। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए तो यात्रा के शुरू होने से पहले इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिलने के बाद 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बीच में करीब 16,000 घोड़े खच्चरों की जांच कराई गई थी, जिसमें 152 ऐसे थे जिनके पॉजिटिव आए थे। उन पर आरसीपीटीआर जो रिपोर्ट है वो कराई गई थी, वो नेगेटिव आई थी। उन्होंने इसके प्रथम दृष्टया मौतों का कारण जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन हालांकि अब टीम आएगी तो वो पूरी तरीके से जांच करेगी आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश कि अब जो यात्री हैं वो जो घोड़े खच्चरों से यात्रा करते हैं, क्या उनको इंतजार करना होगा 24 घंटे का? और दूसरा, ये टीम कब तक पहुंचेगी, क्या इसको लेकर भी टाइमिंग सेट की गई है? देखिए बिल्कुल, इस तरह से ये मामला रविवार और सोमवार को देखने को मिला। उसके बाद तत्काल जो है केंद्र सरकार से संपर्क किया गया। इसके साथ ही हरियाणा के हिसार से जो टीमें हैं उनको रवाना के लिए कहा गया। और आज मंगलवार यानी कि आज वो टीमें दोनों ही जो है केदारनाथ पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहां पर जो है इनकी जांच की जाएगी। अगर आपको बता दें तो इससे पहले भी 2010 में इस तरह से समस्या देखने के बाद पूरी यात्रा में जो है रोक की गई थी कि इस तरह से। उसके बाद जो है काफी जांच हुई थी, उसके बाद यात्रा को चलाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि लक्षण अगर मिलते हैं तो घोड़े और खच्चरों को क्वारंटाइन किया जाएगा जब तक रिपोर्ट जो है अगर जैसे माना जाए कि नाक बहने या जैसे लक्षण होते हैं तो उन पशुओं को की टेस्टिंग की जाएगी। और उसके बाद रिपोर्ट आने तक उन घोड़े खच्चरों को जो है क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद अगर रिपोर्ट सही आती है तो ही उनको यात्रा पर चलाने के लिए कहा जाएगा, अन्यथा उनको पर रोक रहेगी। ऐसे में योगेश, चारधाम यात्रा भी जोरों शोरों से चल रही थी, अभी किस तरह से आंकड़े भी सामने आने लगे हैं यात्रियों के पहुंचने के, और क्या माना जाए व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या यात्री खुश हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से केदारनाथ दर्शन के में जो है बात की जाए आंकड़ों की, तो वहां पर जो है 1 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। अगर जो है देखा जाए तो तमाम इस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। गंगोत्री में भी जो है लगातार जो है आंकड़ा बढ़ रहा है, उधर यमुनोत्री में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो लगातार श्रद्धालुओं के जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं आने के, और तीर्थयात्री लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों में जो इस तरह की बीमारी और इस तरह के जो संदिग्ध मौतों का मामला सामने आया, उसके बाद रोक लगाई गई है। तो ऐसे में जो घोड़े खच्चरों के सहारे जो है वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन तीर्थ यात्री को 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब टीम पूरी जांच कर लेगी, उसके बाद किस तरह से आगे फैसला लिया जाता है इसका इंतजार करना होगा। जी, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए रेड अलर्ट जारी। 7 और 8 मई को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट। पूरे हफ्ते मौसम विभाग की ओर से बारिश के भी संकेत। बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर लैंडस्लाइड का भी खतरा है। यात्रियों को सावधानी बरतने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 और 8 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और पूरे हफ्ते मौसम विभाग की ओर से बारिश के संकेत भी जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा भापा गया है और ऐसे में यात्रियों से सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। यमुनोत्री गंगोत्री के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।
और ऐसे में यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। और पूरे हफ्ते बारिश का ये माहौल देखने को मिलेगा, जहां पर 7 और 8 मई को रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम जारी है और बड़ी संख्या में चारधाम के लिए तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड जैसा खतरा भी पैदा हो सकता है, इसके लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट भी जारी किया। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अपडेट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया? जी विशाल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा मौसम ने एक रुख और करवट बदली है प्रदेश के अंदर। खासतौर पर अगर गंगोत्री और यमुनोत्री इलाके की बात करें जाए, क्योंकि उत्तरकाशी जिला में पड़ता है, तो ऐसे में 7 और 8 तारीख को अब तक ऑरेंज अलर्ट जारी था, लेकिन अब रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इसमें खासतौर पर देखिए जो लोगों को एहतियात बरतने के लिए जो मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि देखिए अगर आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो पहले मौसम विभाग का जो ऐप है उस पर सारी जानकारी एक बार ले लें, और कोई नदी किनारे या फिर कोई पतली घाटी का इलाका है वहां पर जाने से किसी न किसी तरीके से बचें। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध, जो यात्री आ रहे हैं किस तरह से उनसे अपील भी की जा रही है और साथ ही राज्य सरकार और प्रशासन किस तरह से अलर्ट भी है? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए निर्देशों जो दिए गए हैं उनका पालन जो है जो यात्री आ रहे हैं करें, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने स्तर पर भी इन सब चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। और जो सचिवालय की ओर से भी देखिए आदेश दिए गए हैं कि जो भी लोग जा रहे हैं उन सब की एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाए, और जो लोग जा रहे हैं उनसे लगातार ये बात की जा रही है कि देखिए जितना हो सके अगर यातायात करना संभव नहीं है तो ना करें, क्योंकि मौसम जो है रेड अलर्ट के चलते कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो सकती है, जिसकी वजह से यातायात और एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकता है यात्रियों के लिए। समृद्ध, क्या लैंडस्लाइड वाले पॉइंट्स को भी चिन्हित किया गया है क्या कि कहां पर ये इस तरह के जो वजह है ये बन सकती है? और क्या माना जाए जो तीर्थयात्री पहुंचेंगे उनको भी क्या पहले ही कहीं पर रुकने के भी निर्देश दिए गए? बिल्कुल, देखिए रुकने के निर्देश तो देखिए जो दिए गए हैं वो ये है कि देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नदी किनारे और जो पतली घाटियां वहां पर रोकने के लिए कहा गया कि वहां आप ना रुके, ताकि क्योंकि जो लैंडस्लाइड का इलाका होता है सीधे से मलबा और पत्थर एक साथ गिरता है, जिससे जनमानस की जान का खतरा जो रहता है। उसके चलते सरकार ये कह रही है लगातार कि देखिए अगर आप पहले ही कहीं रुक जाएं जहां पर मौसम ठीक हो, ताकि आगे यातायात करने में समस्याओं का सामना लोगों को ना करना पड़े। और मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि देखिए आप ऐप के जरिए, जो मौसम विभाग का ऐप है उसके जरिए मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि कोई समस्या का सामना आपको आने वाले समय में ना हो यातायात के समय। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में 5 से 12 मई 2025 तक एशियन सब जूनियर और यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसका सीएम धामी ने शुभारंभ भी किया। जानकारी के मुताबिक ये चैंपियनशिप मूल रूप से अलप्पुझा केरल में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब चैंपियनशिप देहरादून में ही हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित भारत का पहला आइस रिंग 13 साल बाद फिर से गुलजार हो गया है। रिंग के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। रिंग निरंतर चलता रहे, इसके लिए इसका संचालन पे एंड प्ले के आधार पर किया जाएगा। विषय है कि आज हम सभी भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस रिंग के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये आइस रिंग न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। वर्ष 2011 में बने इस आइस स्केटिंग रिंग में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स आयोजित हुए थे, जिसमें कई देशों ने भाग लिया था, जिसमें भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इन सभी देश के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। बाद में लंबे समय तक इस रिंग में कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया। लेकिन हमारी सरकार ने
देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन के अंतर्गत इस रिंग को फिर से पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। और हमारी खेल मंत्री जी से मैंने कहा था कि चाहे कोई भी काम हमको करना पड़े, चाहे विदेशों से इंजीनियरों को बुलाना पड़े, परंतु हमें इस आइस स्केटिंग रिंग को हर हालत में किसी भी कीमत पर हमें अपने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके लिए एक स्थान यहाँ पर उपलब्ध हो, उसके लिए इस रिंग को पुनः शुरू करना है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस रिंग को शुरू करने के लिए बहुत दृढ़ता से काम किया, जिससे आप सब खिलाड़ियों को आज यहाँ खेलने का अवसर प्रदान हुआ है। और आज ये खेल विभाग की मेहनत का नतीजा है कि हम सब इस रिंग के जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया था, उसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस आइस स्केटिंग रिंग को चलाने के लिए इसके ऊपर 1 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे कि लगभग अभी मुझे बताया गया कि 800 से 1000 के बीच जो हमारा बिजली है, वो बिजली हमारी बचत भी इसमें हो रही है। और साथ में इसके संचालन का जो खर्चा है, वो इसी सोलर प्लांट से बिजली की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। मुझे यह भी बताया गया है कि ये आइस स्केटिंग रिंग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिंग है, जो देश ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का भी शायद सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है। इस रिंग में खेलों के आयोजन हेतु आइस स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हमें इस रिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिताओं को देखने को मिलेगा। आज भी देश भर से हमारे अनेक खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं और मैं उन सभी खिलाड़ियों का भी मैं बहुत देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का मैं आज इस अवसर पर स्वागत करता हूँ। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में जिम कॉर्बेट से ट्रांसलोकेट कर लाए गए हैं 5वें बाघ को जंगल में रिलीव कर दिया गया है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल और वन महकमे के आला अफसरों की टीम ने बाड़े को खोल इसे रिलीज किया है। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि आज का दिन राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। साल 2020 से बाघ के ट्रांसलोकेशन का कार्य शुरू हुआ था। राजाजी के इस क्षेत्र में बाघों का ट्रांसलोकेट किए जाने से के बाद इस क्षेत्र में पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। वहीं बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस क्षेत्र में बाघों का कुनबा भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और हमारी जो लोगों को और सराउंडिंग के लोगों को एक रोजगार का साधन ही बने। और दूसरा जो इकोलॉजिकल हमारा उसका परिस्थितियाँ हैं, उनके लिए किस तरह से ये टाइगर का राजाजी में आना उसको भी मदद करे। उसके अलावा जो टाइगर शाकाहारी उनको खाता है जानवरों को, उसके बाद उनके माध्यम से किस तरह से सीड पूरी जगह जगह अपना जाए। तीसरा, लोगों को ये आर्थिकी का एक बने, क्योंकि आज वाइल्ड लाइफ लवर्स की लगातार संख्या बढ़ रही है और उनके आने से राजा जी भी एक आकर्षण का केंद्र बने और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आए तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। और चौथा, टाइगर जिस तरह से कॉर्बेट पार्क से यहाँ ट्रांसलोकेट किया गया है टाइगर को, इससे कहीं ना कहीं उस इलाके में भी वो एक जो लोड है वो भी कम होगा और कहीं ना कहीं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे भी इसका असर पड़ेगा, तो वो उस पर भी कमी आएगी। तो ये कई कारणों से आज ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन था राजा जी का।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सेवा सुशासन के तहत भगवानपुर तहसील में शिविर का आयोजन किया है, जिसमें पेंडिंग पड़े भवनों के नक्शे पास किए गए हैं। वहीं HRDA KVC ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र में 40 नक्शे पास किए गए हैं, लेकिन जिन लोगों का नक्शे से संबंधित दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं उनको समय भी दिया गया है ताकि समय पर जमा करवा दें। उनके आवासीय या व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास हो सकेंगे, जिससे जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा जाने का यही महत्व था कि एम भी यही था, क्योंकि घाट क्षेत्र के 132 से ऊपर गांव हमारे क्षेत्र में आ गए थे। तो मेन एम हमारा है रेगुलराइजेशन पे फोकस करना, क्योंकि कई बार लोगों को एजुकेशन नहीं रहती है इस चीज़ के बारे में कि नक्शा कैसे पास कराया जाता है, आर्किटेक्ट्स के थ्रू कराया जाता है कि डायरेक्टली खुद कर सकते हैं। तो ये सुशासन कैंप एक तो अवेयरनेस के लिए लगाया गया, साथ ही साथ जो हमारे पास एप्लीकेशन पेंडिंग है उनको जीरो करने के लिए लगाया गया। इसमें कई ऐसे नक्शे रहते हैं जो टेक्निकल रीजंस की वजह से भी पास होने में टाइम लगता है, बट उन टेक्निकल रीजंस को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि कोई मानक है जिसको हम लोग बोर्ड के प्रस्ताव के थ्रू भी उनको राहत दे सकते हैं, तो वो भी हम इसमें करेंगे। है कि कोई व्यक्ति विशेष पे हम कार्रवाई की वजह हम सिस्टमेटिक कार्रवाई करेंगे। तो सिस्टमेटिक जितने भी इलीगल लेआउट थे, ऑलमोस्ट 100 से ऊपर पिछले साल हमने तोड़े थे, इस साल भी तोड़ेंगे। और जो इनका नेक्सस होता है उसकी कमर तोड़ने के लिए हम लोग तत्पर तरीके से, मतलब बिल्कुल 100% हम लोग फोकस रहेगा। साथ ही साथ हमारा ये भी फोकस रहेगा कि अगर यदि ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिलता है जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं विद एविडेंस की अगर कराएंगे तो मुकदमे भी दर्ज करेंगे। तो एक मैं सही बात करूँ, जब तक लोग जागरूक नहीं होते हमें ऐसे कैंप लगातार लगाने पड़ेंगे। और आपके सजेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश करेंगे कि हर महीने में एक दिन हम लोग यहाँ लोगों को देखें, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोगों को दूर पड़ जाता है हमारा ऑफिस, उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और कुछ ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन भी कर चुके हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निगरानी की, जिसका नतीजा दिख भी रहा है कि धाम में आने वाले यात्री शासन, प्रशासन और खासकर सीएम की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहने से लेके खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। देवभूमि उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली चार धाम यात्रा जोर शोर से जारी है। यात्रा के पहले दिन से ही यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धाम से लेकर प्रमुख यात्रा पड़ावों तक लगातार यात्रा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के दिन चारों धामों में मौजूद रहने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिन पहले गंगोत्री और फिर यमुनोत्री धाम में पहुंचकर यात्रा तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री धाम में इससे पहले कोई भी सीएम कपाट खुलने के दिन नहीं पहुंच पाए थे। इसी तरह सीएम धामी 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन भी दोनों धामों में मौजूद रहे।
यात्रा सबकी अच्छी हो उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई सीएम चारों धामों में कपाट खुलने के दिन मौजूद रहे हों। इससे जहां यात्रा तैयारियों को गति मिली, वहीं यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पाई हैं। इसी तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव ऋषिकेश में भी लगातार यात्रा तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रबंधन अपने हाथ में लिए हुए हैं। सीएम लगातार यात्रियों से भी बातचीत करते हुए फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मैं 15वीं बार केदारनाथ धाम आया हूँ और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था, सुबह हमको 8 से 9 का टोकन स्लॉट था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री राम। तो मैं फर्स्ट टाइम आया था 3 साल पहले, पर मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो मेरा सेकंड टाइम है। तो मतलब पहले आया था और अब आया हूँ ना, काफी डिफरेंस मिला है उस चीज में। काफी चीजें नई बनी है और काफी चीज मतलब सफाई के मामले में भी लेते हैं तो बहुत सफाई है। पिछले साल से तो बहुत कंपेयर करें तो काफी अच्छा मतलब इस बार है। खाने से लेकर ले सकते हैं, टोकन सुविधा बहुत अच्छी करी है इस बार। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब पहले के मुकाबले काफी अच्छी है। मैं केदारनाथ आज 5वीं बार आया हूँ मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ। हर बार तो मेरे को दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते थे, लेकिन इस बार जो यहाँ व्यवस्था थी और ये जो नया कॉरिडोर इस बार बनाया गया है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो दर्शन है वो तो हर बार की तरह बेहतरीन हुए मुझे। और जितने भी यहाँ व्यवस्था है, ये भंडारे की, ये सब कुछ, जो पुलिस प्रशासन है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप सब भी 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे और यहाँ पर रहने से लेकर खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को चार धाम यात्रा मार्ग पर मौसम को देखते हुए खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम प्रतिकूल होने पर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, साथ ही यात्रियों को भी मौसम की जानकारी दी जाए ताकि मौसम खराब होने के बाद भी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। मैं यहाँ चार धाम यात्रा के लिए आया हूँ और यहाँ केदारनाथ के दर्शन के लिए मुझे पुलिस प्रशासन का और इनका सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और इनकी जो व्यवस्था है बहुत शानदार है। 4 तारीख को बाबा केदार के दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ना कोई भीड़ भड़ाका ना कुछ और, लाइन में बड़े ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। दर्शन तो बहुत बढ़िया हुए। हम लोग ओपनिंग सेरेमनी में अकेला ही गया था, मैं सोलो था, ओपनिंग सेरेमनी में गया था मैं। बहुत बढ़िया, ऐसे 1 घंटे में तो मुझे दर्शन हो गए। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई, रास्ते में जहाँ देखो साफ सफाई, खाने की कोई चीज़ की कमी नहीं, पानी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।